हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन ठीक तरह से कर रहे होंगे। बच्चा याद रखिएगा कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है आपको। और अभी आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी का पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम लोग डेली पीवाई क्यूज स्टार्ट कर चुके हैं। 1 बाय 1 एक एक करके सभी ओरिजिनल पीवाई क्यूज हम लोग करेंगे। अभी हमने 2024 डिस्कस किया हुआ है। अब अगस्त 2023 का ये पेपर 1 है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी मैथ्स की पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है बच्चा कि पीवाईक्यूज पे बहुत ठीक से ध्यान से पढ़िएगा। लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पीवाईक्यूज ही हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा, क्लास को शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहेंगे कि सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कंटिन्यू। कुछ भी विद्यार्थियों का कंप्लेन था कि नोटिफिकेशन काफ़ी लेट से आता है। उसका मात्र एक कारण होता है कि या तो आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता है या फिर आप रेगुलर बेसिस नोटिफिकेशन के लिंक के थ्रू क्लास को अटेंड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू विद्यार्थी हैं। किसी भी विद्यार्थी को अगर पेडागोजी का नोट्स चाहिए हो तो यहाँ आके कांटेक्ट करेगा और उसे मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज बच्चे हम लोग मैथ्स को करेंगे और आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए ताकि आपको ठीक से समझ में आने लगे, दिखाई देने लगे, है ना। आपके सामने मैथ्स पेडागोजी का पहला क्वेश्चन आ चुका है। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं पेपर 1 में और इतने ही आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है। बस क्या है कि जब यही पेपर 2 हो जाता है तो कई बार न्यूमेरिकल के कुछ एक आधा क्वेश्चन बढ़ चुके होते हैं, पेडागोजी का एक आधा क्वेश्चन कम हो जाता है। ये कई बार रेशियो देखने को कम ज़्यादा मिला है, उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपने पेडागोजी को मजबूत बनाइए, क्योंकि पूरे 150 में से 90 नंबर में सिर्फ पेडागोजी है और इतने से ही आप सीटेट पास होते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। 31 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ध्यान से दीजिए, पढ़िएगा। हमें देखना है कि गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा सबसे अच्छा है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिव बनाएगा। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई। यह निगमनात्मक विवेचन मतलब तर्क पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है। यह हमेशा अभिसारी है। अभिसारी इन द सेंस ये हमेशा कन्वर्जेंट है ना, मूर्त रूप में है, जबकि गणित अमूर्त रूप में होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें उस विकल्प का चुनाव करना है जिसमें तीनों ऑप्शन बैठते हों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा और चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। 32 नंबर देखेंगे। यहाँ से जानते हो क्या होता है, जब हम ओरिजिनल पेपर से पीवाईक्यूज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हमारे अंदर जो एग्ज़ाम को लेके भय है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर में देखेंगे क्या हो सकता है। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ठीक है, जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, हमें उस पर ध्यान देना है। देखिए, पहला पढ़ेंगे, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिएगा,
पहली बात, अध्यापिका यहाँ पर विभेद कर रही है कि सिर्फ उसी विद्यार्थी की प्रशंसा कर रही है जो जिसके अंक ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन देखो उसने कर दिया ना। दूसरी बात है कि सत्र के अंत वाली परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने यदि अंक ज़्यादा प्राप्त कर भी लिए तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बाकी के विद्यार्थी मैथ्स में कैपेबल ही नहीं थे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो गणित को लेकर के बच्चों में जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सो यही है जो उसे प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। आगे आएंगे 33 नंबर में देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही होगी आसानी से। 33 नंबर को बच्चा ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा, हमें वो बताना है जो विकल्प के हिसाब से सही ना हो, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो पढ़िएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही कथन है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी सही बात है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही बात है ना भाई। जब बच्चे गलती करते हैं तो ये पता चलता है कि लेसन प्लान में किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, क्लास में हम कैसे टीचिंग करेंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, मतलब उन्हें अंडरएस्टिमेट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऊपर पढ़ लीजिएगा कि चिंतन के बारे में जानकारी देती है अगर विद्यार्थी जो गलती करते हैं उनको एनालिसिस किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से पढ़ेंगे, उम्मीद है सभी बच्चों को ठीक से समझ में आ रहा होगा। 34 नंबर में देखेंगे क्या हो सकता है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो हमें वो बताना जो सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। देखिए, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी मानक संदर्भित आकलन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करने वाला असेसमेंट होगा, है ना। और नैदानिक परीक्षण अगर किसी का करना है, डायग्नोसिस करना है किसी को, तो उसकी एबिलिटी को आधार मानकर और उसके गैप्स को ढूंढना होगा, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को जानना होगा और जो नॉर्म्स पर नहीं होंगी, ठीक है। इस वजह से ये वाली चीज़ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। आइए बच्चे, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि बाकी नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उत्तर हमें मिल चुका है। इसलिए 35 नंबर में देखेंगे, गणितीय अधिगम सामग्री, समझ आ रही बात। जो मैथ्स का TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसको उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्या सही हो सकता है, क्या हेल्प करता है हमारी वो। तो देखिएगा, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। नहीं, ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, हाँ ये बात सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करेगी, नहीं ये बात गलत है, देखो, ठीक है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करेगी, ये भी सही है। मतलब B और D दो विकल्प सही मिल रहे हैं, तो 35 नंबर में उसे चूज कीजिएगा जो जिस विकल्प में B और D दोनों बैठे हो, मतलब थर्ड ऑप्शन। आइए 36 नंबर को ठीक से समझेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हम लोग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित करने वाली होंगी, कम होंगी। तो हमें किस पर ध्यान देना है, मजबूत होंगी, ठीक है। ओलंपियाड का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं कि ओलंपियाड क्या चीज़ होती है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओलंपियाड क्या चीज़ होती है। देखिए, ओलंपियाड एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है
या कह सकते हो कि एक मैथमेटिकल स्किल और एबिलिटीज़ को जांचने की एक तरीका है ना, जिससे बहुत पास से ये जाना जा सकता है कि मैथ्स को लेकर के या मैथमेटिकल कैपेबिलिटी किसी भी स्टूडेंट में कितनी है। ठीक है, तो एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये कह सकते हो, या स्किल जांचने का एक तरीका है, इसको ये भी कह सकते हो। ठीक है, आइए समझते हैं 37 नंबर में क्या उत्तर सही हो सकता है। तो अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं बच्चों को कब और कहाँ सिखानी चाहिए। तो पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या अवधारणाएं हैं, मतलब प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं ये, मतलब संख्या को सिखाने से पहले के कॉन्सेप्ट हैं, समझ लो ना। जैसे कि छोटी बड़ी लाइन खींच दी गई, बच्चे से पूछा जा रहा बताओ कौन लंबा है कौन छोटा है ना। आकार एवं आकृति में छोटी बड़ी चीज़ें उठा ली गई, बताओ भाई कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, दूर और पास की चीज़ों में अंतर करवा लिया गया। तो मतलब इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं वो एक तरीके के मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है जो नंबर से पहले के हैं। ठीक है, तो इसलिए 37 नंबर में जो उत्तर सही होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। 38 को देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, मतलब क्यों लड़कियों को गणित में योग्य नहीं माना गया, या यूँ समझ लिया गया कि मैथ्स में लड़कियां अच्छा कर ही नहीं सकती हैं। ठीक है ना, तो उसका कारण ये है कि समाज की लिंग संबंधित धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। मतलब मैथ्स के स्किल्स को, मैथ्स के अमूर्त रूप को समझने में या मैथ्स से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को रिजॉल्व करने में बॉयज़ ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ये समाज की एक अवधारणा है जिसके कारण ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। सो 38 का आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 39 को ठीक से समझेंगे। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब ये है कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अगर ये पूछ लिया जाए कि बच्चा जो भी विषय आप अपनी कक्षा में पढ़ते हो सबसे कठिन विषय आपको क्या लगता है, तो सिंपल वो कह देगा यार गणित बड़ा कठिन विषय है, समझ में नहीं आता, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये फैक्ट है, और ऐसे भाव आना गणित का कौन सा पहलू उसको एनकरेज करता है। तो गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार जी नहीं, गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता जी नहीं, गणित में किसी समस्या समाधान करने के लिए अलग अलग नहीं। देखिए, ये गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की मूर्त प्रकृति, मतलब क्या ना, गणित का जो स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, नेचर है, वो टोटली ऑब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। इसलिए जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स को लेकर के वो भी ऑब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, जिसे कई बार बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है ना। इसलिए यहाँ पर टीचर्स को पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है, टेलम अच्छे यूज़ करने पड़ते हैं, लेसन प्लान के थ्रू जाना पड़ता है, और मूर्त चीज़ों को शामिल करने के बाद गणित के अमूर्त प्रकृति को समझाने का काम किया जाता है, जिससे गणित विषय के को लेकर के जो डर है, जो भय है, वो बच्चों में कम किया जा सके। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था, वो आपके आर्यभट्ट थे। 41 नंबर देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये देखिए पेडागोजी से किस तरीके से रिलेट हो रहा है। ठीक है, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बट वो न्यूमेरिकल नहीं है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है। समझेंगे इसको। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था,
सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वालों ने सोनू से 21 रुपया कुछ इस तरीके से लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है कि उसने इस तरीके से अपने को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और 21 रुपये ले लिए। तो जानते हो क्या है ये ऑप्शन बनाएगा। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। सो उत्तर बन जाता है चौथा। 42 नंबर में ध्यान से पढ़ेंगे, मजे आएंगे यार, देखो, ठीक है, अच्छा लगेगा क्वेश्चन पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? अब बताओ, अगर बच्चे क्रिएटिव हैं और एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्रिएटिव पैटर्न पर मैथ्स को सीखने का काम कर रहे हैं, तो विकल्प बताइए कौन सा होगा? बताएं, ऑप्शन नंबर 3। मत पढ़िए कुछ भी। देखो, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र अथवा छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है। यार ये तो रोट लर्निंग की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं कर रहे हूँ। बच्चों के साथ पहाड़ों के कविता पाठ कर रहे हैं, छोड़िए, कुछ कविताएं भी बना दी गई हैं पहाड़ों को लेकर के आधारित मान करके, जिससे लगता है कि वो आसान हो जाएंगे पहाड़े, जबकि वो भी एक तरीके की रोट लर्निंग प्रोसेस ही है। शिक्षिका ने श्याम पट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। देखिए भैया, बच्चों को पहाड़े आते होंगे तो ही तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मतलब ये भी कुछ नया या न्यू पैटर्न बेस्ड नहीं है। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड बनाना, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे उनके प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। सिंपल है। 43 में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? देखिए, जितने भी लिखे हुए हैं सारे मेथड सही हैं, बट उनमें से सबसे अच्छा जानते हो कौन सा है? भिन्न डिस्क का उपयोग। क्या होता है? अब बच्चा, डिस्क होती है, और डिस्क को मैं आपको कैसे बताऊं? अगर किसी को याद हो, पहले सीडी प्लेयर में डिस्क लगाने के लिए आती थी ना, गोल गोल, अभी भी देखा होगा किसी ने, वो सब कलर्ड आती हैं यहाँ पर। वो एक तरीके से कह सकते हो कि मैथमेटिकल टूल है। जो फ्रैक्शन डिस्क होता है वो एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल है जो कई बार फॉर्म से बना होता है और हर सरफेस पे वो रखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है ना। तो वहाँ से भिन्न को क्रिएट करने के बाद दोनों के बीच तुलना करना सिखाया जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने का काम किया जाता है, जहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड पर बच्चों को भिन्न की तुलना करने में एक कॉन्सेप्ट बनने का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे आसान काम ये होता है, ठीक है। 44 आएंगे, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य क्या है? विचारों का बहिर्वेशन, मतलब प्रोजेक्टिंग आइडियाज, समझ रहे हो ना, बच्चों के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उनको वो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टिंग आइडियाज का ही हिस्सा बन जाता है, ठीक है। 45 नंबर देखेंगे, सबसे प्यारा क्वेश्चन, मजे आ जाएंगे भाई साहब। जानते हो क्या है? संख्या बोध विकसित करने में समझ लो ना, अगर किसी को याद हो कि संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा मतलब सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शित करता है? ठीक है, सबटाइजिंग होती क्या है जानते हो क्या? सबटाइजिंग जो होता है उसका मतलब होता है, अगर किसी को याद हो कि बचपन में गुरुजी ने या हमारे ट्यूशन टीचर ने कई बार जैसे काउंटिंग हुई ना तो बोर्ड पे लिखते थे, जैसे उन्होंने लिखा कि 63, सपोज दैट उन्होंने लिखा 73 है ना नंबर के फॉर्म में, तो पूछ ले बेटा ये क्या है, तो हमने उनको बता दिया कि ये 73 है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि 1 + 2 + 5 कितना होगा, तो मैंने काउंटिंग कर ली, समझ लिया क्या होगा। लेकिन अगली स्टेज में जब उन्होंने पूछा कि 2 + 5 + 1 क्या होगा, तो हमने कह दिया कि ये आपका 8 होगा। मतलब बिना कैलकुलेशन के
एक ही नज़र में देख करके चीज़ों को सही उत्तर तक ले जाना क्या कहलाएगा, सबटाइजिंग कहलाएगा, खासकर नंबर्स के बीच। ठीक है, तो कौन सा है ये देखिएगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है, ठीक है, आप समझते हो कि डाइस में जैसे लूडो वाला डाइस होता है उसमें आपके 9 नंबर होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं। तो विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने हुए या बताने में सक्षम है कि यह 4 है, 5 है, 6 है, तो वो क्या कर रहा है, सबटाइजिंग में है। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, सेशन समझ में आया होगा। बेटा 31 से लेके 45 तक हमने टोटल 15 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, मतलब पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अगली क्लास में हम हिंदी को लेकर के मिलेंगे, मतलब कल, और करते रहिए प्रैक्टिस। लाना है आपको 120 प्लस नंबर, इसलिए जुड़िए और स्कोर करना है 120 प्लस। ठीक है, सो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।